मैं डॉक्टर विजय सरदाना न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज कोटा के न्यूरोलॉजी विभाग का सीनियर प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल भी हूँ और पिछले करीबन 25-30 सालों से मैं न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारे जो लकवे के रोगियों से को न सिर्फ ट्रीट किया है बट उनको समझने का, उनकी मजबूरी समझने का, वो किस वजह से हॉस्पिटल जल्दी से नहीं पहुंच पाते उसको समझने का मुझे मौका मिला है। स्ट्रोक, जिसे कि आम भाषा में लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन रोग है। आपको हैरानी होगी कि ये सबसे बड़ा जो है डिसेबिलिटी का कारण है अपने देश में, अपने कंट्री में, और मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है हार्ट डिजीज़ के बाद में। हम सब अपने घरों में, अपने आसपास लकवे के रोगी देखते हैं और हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये कितना डेवस्टेटिंग होता है। इससे अगर यंगर जनरेशन को हो, यंग लोगों को हो, तो उनका कितना लॉस होता है, कितना फैमिली का लॉस होता है, कितना इमोशनल और इकोनॉमिक लॉस होता है। बुज़ुर्गों को हो तो कितनी उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। लकवे के इतने ज़्यादा रोगी होने का एक कारण यह है कि एक तो लोगों को लकवे का लक्षण मालूम नहीं है और खुद मरीज़, क्योंकि ये एक दर्द रहित बीमारी है, उसको जल्दी से पहचान नहीं पाता और जाने में देर हो जाती है। दूसरा, लकवे को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना कि हार्ट डिजीज़ को लिया जाता है, क्योंकि उसमें चेस्ट पेन होता है। हार्ट डिजीज़ का एक फियर ज़्यादा है, लकवे की नॉलेज, ज्ञान कम है लोगों में। तो ये भी एक वजह है लकवे के रोगियों के ज़्यादा होने की और लकवे के रोगियों के समय पर ना पहुंचने की। दूसरे लोगों की तरह इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। आप सोचें कि लकवे का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट इससे लड़ने का जो तरीका है वो ये है कि इसे होने ना दिया जाए। होने ना दिया जाए उसके लिए कुछ परिवर्तन लाइफस्टाइल में लाने पड़ते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लकवे के, उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको पहचानना पड़ता है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, सीडेंट्री लाइफ। इन सब चीज़ों को मैनेज करके और आपको विजिलेंट रहना पड़ता है एक पर्टिकुलर एज के बाद में कि आप में सभी रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं हैं। और आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर पे सब लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि ये लकवे के लक्षण हैं। अगर ये हो सकता है मुझे खुद को, क्योंकि लकवा हो तो मुझे ना मालूम पड़ पाए, लेकिन आप लोगों को मालूम होने चाहिए, जिससे कि आप मुझे जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं, नज़दीकी मेडिकल केयर या स्ट्रोक केयर जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे आप ले जाएं। उनको भी जागरूक करना पड़ता है। लकवा सभी खराब होते हैं ऐसा नहीं है, ये निर्भर करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में स्ट्रोक हुआ है। दो तरह के होते हैं, एक तो जिसमें खून की नस बंद होती है, जिसके इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और एक जिसमें खून की नस फटती है, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन के जिस भाग में ये स्ट्रोक होता है वो फंक्शन करना या तो कम कर देता है या बंद कर देता है, डेड भी हो सकता है। तो उस पार्ट से जो चीज़ कंट्रोल होती है, जो बॉडी का फंक्शन कंट्रोल होता है, वो भी चला जाता है उसके साथ। डैमेज अगर छोटा हो तो माइनर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, अगर वो हो तो उसमें रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, कई बार कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा हो तो उसमें वक्त लगता है और कई बार पूरी रिकवरी नहीं हो पाती। बाद में कई साल तक पेशेंट डिपेंडेंट भी रह सकता है और उसे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसे लोग रोगी कम होते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे रोगी ज़्यादा होते हैं जो या तो बिल्कुल ठीक हो जाएं या फिर मिनिमल उनको डिसेबिलिटी रहे, जिससे कि वो अपना कार्य कर पाएँ, डिपेंडेंट नहीं रहें। लेकिन फिर भी 20-25% तो लोग ऐसे होते हैं कि जो डिपेंडेंट रहते हैं ज़िंदगी भर। तो इसलिए इसका बेस्ट तरीका है मैनेज करने का, ऐसे होने ना दिया जाए। एक वक्त था, एक ज़माना था जब लकवे को ऐसा मानते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इसे अगर वक्त से पहचाना जाए तो बहुत सारी नई विधाएं हैं इलाज की इसके लिए। 4.5 घंटे के अंदर अगर आप लकवे के होने के अंदर अगर हॉस्पिटल या ऐसे सेंटर पहुंचते हैं जहां की थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जा सके, एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको देने से वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है
तो वो देने से 30 से 35% संभावना रहती है कि वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व अगर हो जाता है तो वो जो रिकवरी इमीडिएट भी हो सकती है, जो आपका डेफिसिट है या जो आपका फंक्शन चला गया है। बहुत से लोग ऐसे भी बच जाते हैं इंजेक्शन के बाद भी जिन्हें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन 30 से 35% लोगों को क्लॉट डिज़ोल्व हो सकता है उस थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से। तो ये पिछले कुछ सालों से एक ये जो नई विधा है उसका लेकिन लाभ जो है बहुत कम लोग ले पाते हैं। वो इसलिए कि 4.5 घंटे में वो लोग पहुँचते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं पहुँचते कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये उनके लक्षण जो हैं लकवे के लक्षण हैं। दूसरे लोगों को भी ज्ञान नहीं है कि ये लकवे के लक्षण हैं, और कई बार ऐसा सेंटर पास में नहीं होता कि जहाँ पे ये इस विधा का ट्रीटमेंट या थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जा सके। तो इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है पूरे देश में, जिससे कि इस थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो उठाया जा सके। दूसरा नई विधा जो आई है वो कुछ ही सेंटर्स पे उपलब्ध है। वो ये कि जो क्लॉट होता है जिसकी वजह से नस ब्लॉक हो जाती है और लकवा होता है, उस क्लॉट को एक कैथेटर से निकाल लिया जाता है। अगर रोगी जो है 6 घंटे के अंदर पहुंच जाए तो उसमें करीबन 1.5 घंटा ज़्यादा मिल जाता है। रिसर्च इस बात पे भी जारी है कि क्या 24 घंटे में भी उसको क्लॉट को निकालने से फ़ायदा होगा कि नहीं। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है बियॉन्ड डाउट, तो 24 घंटे में अगर उसको निकालना पड़े तो रोगी अपने आसपास के सेंटर्स में जो कुछ घंटे दूर है वहाँ भी जा सकता है उस क्लॉट को निकलवाने के लिए। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन की नई नई मशीन्स हैं, नए नए तरीके हैं, जिससे कि होने के बाद अगर आप कुछ डेफिसिट आपका रह जाता है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म वो रिहेबिलिटेशन करने से रिकवरी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो सबसे बढ़िया तरीका है लकवे से लड़ने का वो यही है कि उसको होने ही ना दिया जाए। और उसको होने ना देने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने शरीर को पहचानें, अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, अपनी जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, उनको पहचानें, उनको मैनेज करें। ब्लड प्रेशर को ओवरलुक ना करें। एक पर्टिकुलर एज के बाद में 40 साल के बाद में हर साल ब्लड प्रेशर चेक कराएं। डायबिटीज़ अगर है तो मैनेज करें, नहीं तो उसको चेक करते रहें, अगर स्पेशली जब आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। स्मोकिंग बहुत डेंजरस होती है हार्ट डिजीज़ के लिए भी और लकवे के लिए। स्मोकिंग आप न करें, अगर करते हैं तो उसको इमीडिएटली बंद कर दें। अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसका अमाउंट जो है एटलीस्ट उसको रेगुलेट करें अपने डॉक्टरी सलाह के बाद में कि कितना परमिसिबल है, कितना वो ले सकते हैं और आप कितना लेते हैं, बंद कर दें तो सबसे अच्छा। उसके अलावा सेडेंट्री अगर आपकी लाइफ है तो फिज़िकल एक्सरसाइज करें। मोटापा अगर है तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अपने वेट को रेगुलेट करें। डाइटिशियन से डाइट का चार्ट भी आप बनवा सकते हैं, उनसे डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। डाइटिशियन से डाइटेटिक्स की सलाह ले सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अपने देश में फ़िज़िकल एक्सरसाइज का रिवाज हालांकि पहले से बड़ा है, लेकिन फिर भी ये बाहरी देशों के मुकाबले इतना ट्रेंड नहीं है कि हर आदमी, हर इंसान फ़िज़िकल एक्सरसाइज करे और फिट रहे। फिट लोगों की संख्या अभी भी कम है। हालांकि ये ट्रेंड दिन ब दिन चेंज हो रहा है। लोगों का फिटनेस के प्रति रुझान बढ़ा है, डेली एक्सरसाइज के प्रति भी बढ़ा है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जिम भी खुल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पर अवेयरनेस भी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट और लॉन्ग मैराथन भी आजकल की जा रही है। तो इन सब के होते एक अवेयरनेस तो बढ़ी है लोगों में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ग्रामीण लोग और ऐसे हैं जो कि इस फिटनेस के कंसेप्ट से बहुत दूर हैं। तो उनको कम से कम अपने डॉक्टरी सलाह लेकर के क्या उनको करना चाहिए, वीक में कितने दिन करना चाहिए, एटलीस्ट 3 या 4 दिन फिज़िकल एक्सरसाइज 20-30 मिनट की करें, कौन सी करनी चाहिए वो सलाह लेकर के ट्रेनर से या डॉक्टर से वो ज़रूर करें। उसके अलावा ओवरलुक नहीं करें लकवे के लक्षण को और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। लकवे के मरीजों को आप फैमिली मेम्बर हैं अगर उनके, तो उनको सहानुभूति से देखें। उनको सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको केयर चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और उनको उनका मेंटल मेकअप बिल्ड करने के लिए आपको उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए। और ऑफ कोर्स रेगुलर ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत उसमें होती है, जिससे कि लकवा दोबारा ना हो, और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें करने से ना सिर्फ हम लकवे को रोक सकते हैं होने से, लेकिन होने के बाद उससे बहादुरी से लड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो इम्पैक्ट है लाइफ पे, लाइफस्टाइल पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कम से कम हो। कई लोग
ये देखा गया है कि कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट लेकर के छोड़ देते हैं, होपलेसनेस आ जाती है कि ये तो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा। न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, ब्रेन में हीलिंग पावर बहुत कम ना के बराबर होती है। ब्रेन में हीलिंग पावर की कमी के चलते इम्प्रूवमेंट इतना नहीं होता जितना कि दूसरे अंगों में डैमेज के चलते होता है। रिकवरी न्यूरोलॉजिकल स्लो होती है, वो डैमेज कितना है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब रखने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपका इम्प्रूवमेंट अगर पार्शियल या इनकम्प्लीट भी हुआ है तो जो हो चुका है इम्प्रूवमेंट कम से कम वो तो वापस ख़राब ना हो, उसमें तो स्टिफनेस नहीं है, उसकी ज़रूरत है। डॉक्टरी सलाह से दवा लेने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। कितने लकवे के रोगी ऐसे हैं जिन्होंने लकवा होने के बाद लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है, लाइफ को अच्छे से जिया है, जिंदा दिली से दिया है, और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको लकवा नहीं है उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जिया है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल में टेक्निकल बात करने से अच्छा मैं यही आप सब लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो इसको रोकें, जिस तरह से मैंने बताया है वो करके। अगर हो गया है अनफॉर्चुनेटली तो उसको जल्दी डॉक्टरी अपनी जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह लें, मेडिकल केयर आपको मिले ऐसा इंतज़ाम करें। आप अगर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लकवा है, ऐसी हालत नहीं है कि आप बोल पाएँ या चल पाएँ, ऐसा होता ही है लकवे में, तो आपके फैमिली मेम्बर्स उसको पहचानें और जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स को फॉलो करें और लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट छोड़ें नहीं, और फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझ करके उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी कई सालों तक उसको लाइफ में करते रहें। धन्यवाद।